चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे। लेसी के पर्सपेक्टिव से जब हम IFRS 16 की लीज अकाउंटिंग अप्लाई कर रहे थे तो हमने कमिटमेंट डेट पे एक एसेट रिकॉर्ड किया राइट टू यूज एसेट के नाम से और एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की लीज लायबिलिटी के नाम से। इस लीज लायबिलिटी को हम ओवर द लीज टर्म अनवाइंड करते हैं और जो भी रेंटल पे करते हैं उतनी अमाउंट से अपनी लीज लायबिलिटी को डेबिट करते रहते हैं और राइट टू यूज एसेट को फिर हम आने वाले वक्तों में डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि ये जो राइट टू यूज हमने डेप्रिशिएट करना है तो ये डेप्रिसिएशन किस तरह से करेंगे? क्या ये यूजफुल लाइफ की बेसिस पे हो रहा होगा, क्या ये लीज टर्म की बेसिस पे हो रहा होगा, या कोई और रूल अप्लाई हो रहा होगा? इसके लिए हमारे पास सिंपल सी डिस्कशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट। अगर तो हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट या लीज टर्म को देखते हुए ये बात सर्टेन है कि एसेट की ओनरशिप अल्टीमेटली लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर इस केस में आप अपने एसेट को डेप्रिशिएट करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए, लीज टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए ये बात सर्टेनिटी की तरफ जाती है कि ये एसेट अल्टीमेटली लेसी का ही हो जाना है तो फिर आप इसे डेप्रिशिएट करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि एसेट लेसी को ट्रांसफर होना है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल कि आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया हो और बार्गेन परचेज ऑप्शन के केस में जो बार्गेन परचेज प्राइस है वो एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम रखी गई है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज प्राइस एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम रखी है तो मोस्ट लाइकली है कि लेसी इस बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और जब वो इस बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो वो एसेट को एक्वायर कर लेगा। तो यानी कि ये बात सर्टेन है कि एसेट की ओनरशिप लेसी को ही ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह के केस में आप एसेट को ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट डेप्रिशिएट करोगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात स्पेसिफिकली लिखी गई हो कि अल्टीमेटली एसेट लेसी का हो जाना है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात स्पेसिफिकली लिखी गई है कि एसेट अल्टीमेटली लेसी का हो जाना है तो आप यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करोगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया है और बार्गेन परचेज ऑप्शन में बार्गेन परचेज प्राइस एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम रखी गई है तो मोस्ट लाइकली है कि लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, यानी कि ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को देखकर इस बात का पता नहीं लग पाता कि आइदर एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं, यानी ये बात सर्टेन नहीं है कि ये एसेट लेसी का हो जाएगा या नहीं होगा, तो इस केस में फिर आप डेप्रिसिएशन के लिए रूल अप्लाई करोगे ओवर लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और लीज टर्म व्हिचएवर इज लोअर। अगर तो लीज कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए हमें ये मालूम नहीं हो पा रहा कि क्या ये एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी तो फिर इस केस में आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे ओवर द लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। फॉर एग्जाम्पल कि एक एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 साल और आपने उसको लीज पे लिया 3 साल के लिए, आपको मालूम नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप इकोनॉमिक बेनिफिट मैक्सिमम 3 साल तक ले सकते हो क्योंकि उसके बाद हो सकता है एक्सटेंड ना हो, तो फिर हम डेप्रिसिएशन 3 सालों पे करेंगे। या वाइस वर्सा हो कि यूजफुल लाइफ 3 साल की है लेकिन आपने 5 साल की लीज टर्म पे ले लिया तो अब 3 साल ही आप इकोनॉमिक बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट ही 3 साल के है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन 3 साल के ऊपर करोगे। तो अगर सर्टेन है कि एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो ओवर द यूजफुल लाइफ, और अगर सर्टेन नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं तो ओवर लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और लीज टर्म व्हिचएवर इज लोअर। तो इस आसान से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल देखते हैं। अगर हम अपने पास IFRS 16 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ऑन 1st January 2000X1 Stamper Company, producer of metal cast, entered into a lease contract to lease the stamping machine as follow. 1st January 2000X1 पे एक कंपनी है जो कि कोई मेटल कास्ट प्रोड्यूस करती है, उसने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट किया एक स्टैंपिंग मशीन का जो कि इस तरह से है। कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 5 लाख। Stamper incurred initial direct cost of 2,000 for arranging the lease contract. Lessor initial direct cost for 3,000. Economic life of the stamping machine is 6 years. Lease term is 5 years. Annual lease payments are 1,10,000 payable on 31st December each year. And at the end of the lease term, Stamper has an obligation, not the option, to purchase the machine for ₹1,000. There is no unguaranteed residual value of the lessor. Interest rate implicit in the lease is 3.11% per annum. 1st January 2001 पे स्टैम्पर कंपनी ने एक एसेट, एक मशीन लीज पे ली, 5 लाख रुपए की इसकी कैश प्राइस है
2 लाख रुपए की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी ने इनकर की है, 3,000 रुपए की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसॉन ने इनकर की है। 6 साल की इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, 5 साल की लीज टर्म है, 1,10,000 रुपए का रेंटल है, और 5 साल की लीज टर्म के बाद लेसी के पास, स्टैम्पर के पास ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन है कि उस एसेट को खरीदना ही पड़ेगा 1,000 रुपए का। यानी कि ये सर्टेन हो गया कि एसेट की ओनरशिप लेसोर से लेसी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। और इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है 3.11%। हाउ वुड दिस ट्रांजेक्शन अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टैम्पर कंपनी एट 31 दिसंबर 2001? तो एक आसान सा सवाल है, सॉल्व करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैम्पर कंपनी। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी में हमारे पास एक तो हमें रेंटल पे करने हैं 1,10,000 रुपए के 5 सालों तक, डिस्काउंट रेट है 3.11%। हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 रेंटल्स ऑफ ₹110,000 रेंटल एरियर्स में है एट 3.11%। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 3.11%, 5 रेंटल्स 1,10,000 रुपए, कॉमा 0 फेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 5,02,000 के करीब। उसके बाद हमारे पास ऑब्लिगेशन थी, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि हमने 5 साल के बाद इस एसेट को 1,000 रुपए का खरीदना ही है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 5, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। रेट है हमारे पास 3.11%। नंबर ऑफ रेंटल्स हमारे पास जो टर्म है वो 5 इयर्स। कोई रेंटल नहीं, मैं एक मैच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ले रहा हूं। तो -1,000 कॉमा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये आ गया हमारे पास 858। तो हमारे पास डे 1 पे जो लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड हुआ दैट इज 503,047। इसके बाद फिर हम एक राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड करता है। राइट टू यूज एसेट में हमारे पास लीज लायबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा दैट इज 503,047। हमारे पास इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो कि लेसी ने इनकर की है। और इस सवाल में लेसी की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कितनी थी? 2,000 रुपए। 3,000 रुपए लेसोर की कॉस्ट थी, इसे आपने कंसिडर नहीं करना। 2,000 रुपए जो लेसी ने इनकर की है। तो ये हमारे पास राइट यूज एसेट आ गया। इसके बाद फिर हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनेगा हमारा 5 सालों के लिए। ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 503,047। इंटरेस्ट रेट है इस सवाल में 3.11%। ओपनिंग लायबिलिटी का 3.11%। रेंटल्स है हमारे पास 1,10,000 रुपए, और इन तीनों का टोटल क्लोजिंग लायबिलिटी। तो 5 साल तक हमारी ये लायबिलिटी चलेगी। हर साल की क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा। और इंटरेस्ट और रेंटल्स का फॉर्मूला मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5 साल के बाद हमारी लीज लायबिलिटी 0 नहीं हो रही, 5 साल के बाद हमारी लीज लायबिलिटी 1,000 पे आ रही है, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन थी कि हमने 1,000 रुपए में 5 साल के बाद इस एसेट को खरीदना ही है। मैं एक राइट टू यूज एसेट की मूवमेंट भी बना देता हूँ। अब ये मूवमेंट में 5 सालों के लिए नहीं, 6 साल के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जब हमने एसेट को 5 साल के बाद खरीदना ही है, तो इसका मतलब है ये सर्टेन है कि एसेट की ओनरशिप हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम इसको डेप्रिशिएट भी 5 सालों पे नहीं बल्कि 6 सालों पे करेंगे। तो ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग। ओपनिंग राइट टू यूज एसेट है हमारे पास 505,047। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाएगा ये हमारा।
हर साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड और क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो 6 साल के बाद हमारा राइट टू यूज एसेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी जनरलिटीज बनाया अगर हम, सबसे पहले 1 जनवरी ईयर 1 पे राइट टू यूज एसेट डेबिट, लीज, लायबिलिटी क्रेडिट और कैश क्रेडिट। तो राइट टू यूज एसेट हमारा डेबिट होगा 5,05,047, लीज लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होगी 5,03,047 और 2,000 रुपए की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अब हर साल के आखिर में, फॉर एग्जांपल पहले साल का आखिर आए तो 31 दिसंबर ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डेबिट, दैट इज 84,175, राइट टू यूज एसेट क्रेडिट सेम अमाउंट से 84,175। इसी तरह 31 दिसंबर ईयर 1 पे इंटरेस्ट और रेंटल की एंट्री बनेगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट, दैट इज एज पर द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल 15,645। कैश हमारे पास से क्रेडिट हो रहा होगा, दैट इज 1,10,000 और डिफरेंशियल से हमारे पास लीज लायबिलिटी डेबिट हो रहा होगा, दैट इज 1,10,000 माइनस 15,645। अच्छा, इस सवाल में अगर आप गौर करें तो 5 साल के बाद हमें 1,000 रुपए का बाय करना था। हमें इस सवाल में 6 साल के आखिर में कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई। अगर तो हमें 6 साल के आखिर में कोई रेजिडुअल वैल्यू दी होती और हम एसेट अब हमारा ही है और 6 साल पे हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त मैं रेजिडुअल वैल्यू को भी एडजस्ट करता। क्योंकि 6 साल के बाद कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए मैंने 6 साल के आखिर तक इस एसेट को अल्टीमेटली 0 कर दी। अब ये ईयर 1 के एंड पे एंट्रीज है, इसी तरह ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 के एंड तक आप एंट्रीज बनाओगे तो ईयर 5 तक आपका लीज लायबिलिटी 1,000 रुपये आ जाएगा। फिर आप अल्टीमेटली 1,000 रुपये पे करोगे तो एसेट आपका हो जाएगा। मैं एंट्रीज बना देता हूं कि अगर हम 31 दिसंबर ईयर 6 पे होंगे, 31 दिसंबर ईयर 6 पे आपके पास राइट टू यूज एसेट, 31 दिसंबर ईयर 6 नहीं, 31 दिसंबर ईयर 5 पे होंगे, तो 31 दिसंबर पे आपके पास राइट टू यूज एसेट रह गया होगा 84,175 और लीज लायबिलिटी आपके पास रह गई होगी 1,000 की, जो आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी आ रही है 31 दिसंबर ईयर 5 पे। अब जब आप 1,000 पे करोगे और इस एसेट को एक्वायर कर लोगे तो लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। और चूंकि अब ये एसेट आप ही का हो गया तो अब ये राइट टू यूज नहीं बल्कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से, जितना राइट टू यूज एसेट का नंबर था, और राइट टू यूज एसेट क्रेडिट 84,175। फिर जब हमारे पास 6ठे साल का आखिर आएगा तो 6ठे साल के आखिर में आपको कोई इंटरेस्ट और रेंटल की पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि लीज लायबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है। आप सिंपली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डेबिट, दैट इज 84,175 और फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट क्रेडिट कर रहे होंगे, दैट इज 84,175। तो ये हमारे पास सिंपल सा सवाल था। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। कॉपी करें इससे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, इस सवाल के कंक्लूजन पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करता है। देखिए, हमने डिस्कस किया कि जो लीज लायबिलिटी की वर्किंग करेंगे, लीज लायबिलिटी का नंबर हम कैलकुलेट करेंगे डे 1 पे, ये हम लीज पेमेंट्स की डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग द डिस्काउंट रेट, दैट इज अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब सवाल ये कि रेट होता है कि अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या है, तो डिस्काउंट रेट के हवाले से डिस्कशन करते हैं। डिस्काउंट रेट लेसी के पर्सपेक्टिव से कुछ और, लेसर के पर्सपेक्टिव से कुछ और हो सकता है। लेसी के पर्सपेक्टिव से हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस्तेमाल करें। अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम है तो वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को ही यूज करते हुए अपनी डिस्काउंटिंग वगैरह करेगा। लेकिन अगर लेसी के पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल ना हो तो फिर लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल कर रहा होगा। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का मतलब है कि आम हालात में अगर लेसी बोरिंग्स करता है तो उसे किस रेट पे मार्केट से बोरिंग्स अवेलेबल मिल हो जाती है अंडर द सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पहली प्रायोरिटी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम ना हो तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट।
लेकिन लेसोर के पर्सपेक्टिव से आपने हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज ही इस्तेमाल करना है जब हम लेसोर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह को कवर करेंगे। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है क्या चीज? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज एक लेसोर का अफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज एक लेसोर का अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि एक लीज अरेंजमेंट में, एक लीज ट्रांजेक्शन में अफेक्टिवली लेसोर क्या कुछ अर्न करेगा इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। इसको हम सिंपली वर्कआउट कर सकते हैं, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि लेसोर के पर्सपेक्टिव से इस इक्वेशन को टाई कर दे। ये इक्वेशन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, यानी लेसोर को इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में कितनी लीज पेमेंट्स मिलेंगी उनकी प्रेजेंट वैल्यू, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू। देखिए ऐसा हो सकता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में रेजिडेंट वैल्यू का कुछ पोर्शन ऐसा हो जो कि गारंटी ना किया गया हो। अगर रेजिडेंट वैल्यू का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि गारंटी नहीं किया गया, स्टिल लेसोर को वो वैल्यू मिलेगी तो सही ना। रेजिडेंट वैल्यू एक इकोनॉमिक रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है। अगर कोई इसे गारंटी कर देता है, लेसी या कोई थर्ड पार्टी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इसे गारंटी नहीं करता तो भी रेजिडेंट वैल्यू की फॉर्म में एसेट लेसी को मिलेगा ही मिलेगा। तो इक्वेशन की एक साइड पे हमने लेसोर की पर्सपेक्टिव से इफेक्टिवली उसके रिटर्न को रखा है कि लीज ट्रांजेक्शन में लेसोर को क्या रिटर्न मिलेगा। सर लेसोर को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स मिल रही होंगी, यानी कि सारी लीज पेमेंट्स, और लीज की टर्मिनेशन या मैच्योरिटी पे कुछ रेजिडेंट वैल्यू मिलेगी। रेजिडेंट वैल्यू का जो गारंटीड पोर्शन है वो तो लीज पेमेंट्स का पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अगर रेजिडेंट वैल्यू का कोई अनगारंटीड पोर्शन है तो उसे आप सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। इन दोनों रिटर्न को हम रिकंसाइल करेंगे लेसोर की कॉस्ट से। अब लेसोर की कॉस्ट क्या चीज है? लेसोर की कॉस्ट का मतलब है कि लेसोर ने इस लीज ट्रांजैक्शन में क्या इन्वेस्ट किया। सर लेसोर ने इस ट्रांजैक्शन में अपना एक एसेट इन्वेस्ट किया है, तो जो भी एसेट की फेयर वैल्यू है वो आ जाएगा। और एसेट की फेयर वैल्यू के अलावा लेसोर हो सकता है कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर कर रहा हो। तो एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो कि लेसोर का अफेक्टिव रेट है, यानी लेसोर ने क्या इन्वेस्ट किया, लेसोर ने एसेट इन्वेस्ट किया तो उसकी फेयर वैल्यू, लेसोर ने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और बदले में उसको क्या मिलेगा? सर बदले में उसको लीज पेमेंट्स मिलेंगी, बदले में उसको रेजिडेंट वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू और लेसोर की इन्वेस्टमेंट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिकंसाइल कर जाएंगे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनकी एनपीवी 0 आ रही होगी, वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। लेसोर के लिए जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हम हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस्तेमाल करेंगे। लेसी के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अगर लेसी को मालूम है, और अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम नहीं है तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। सर लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? भाई हो सकता है लेसी को एसेट की फेयर वैल्यू ना मालूम हो सकता है लेसी को ना मालूम हो कि लेसोर ने कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, तो हो सकता है इन चार चीजों में से कोई एक या एक से ज्यादा नंबर लेसोर को मालूम ना हो, तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम ना हो, और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम नहीं होगा तो फिर हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब जो सवाल हमने आज की क्लास में सॉल्व किए ना, उसमें अगर आप गौर करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा जिसमें हमारे पास एक रेट दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ था। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज पे ये इक्वेशन जरूर रिकंसाइल कर रही होगी। देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है 3.11%, और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस इक्वेशन को रिकंसाइल करवा देगा। इस इक्वेशन में एक साइड पे आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू। तो अगर हम इसी सवाल में देखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, सर लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 503047, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू कितनी है? सर इस सवाल में कोई अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू थी ही नहीं। हमने जो अभी सवाल सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कोई अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू थी नहीं, लिखा हुआ था देयर इज नो अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू, तो ये तो आ गया 0। तो इन दोनों का अगर आप टोटल देखें तो ये आ रहा है 5,03,000 के करीब। अब इंटरेस्ट इम्प्लिसिट लीज एक ऐसा रेट है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडेंट वैल्यू को रिकंसाइल करता है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और लेसोर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इस सवाल में कैश प्राइस कितनी दी हुई थी? 5 लाख। तो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट आ गया, दैट इज 5 लाख।
और दूसरा क्या है सर हमारे पास, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस लेसोर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। सर इस सवाल में लेसोर की भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई, दैट इज 3000। तो अगर हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसोर की रखें दैट इज 3000, तो हमारे पास इन दोनों का टोटल भी 5,03,000 ही बन रहा है। कुछ 47 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली वो राउंडिंग ऑफ की वजह से मेजर सब्सटेंशियल ये 5,03,000 रिकंसाइल कर रहा है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट नजरिए एक ऐसा रेट है जो कि लेसोर की इन्वेस्टमेंट और लेसोर के रिटर्न को टाई करवाता है, यानी कि एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो लेसोर की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की एनपीवी को जीरो कर दे। तो इन्वेस्टमेंट में लेसोर का एसेट उसकी फेयर वैल्यू आ जाएगा और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, और रिटर्न में लीज पेमेंट्स और रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू में जो गारंटीड पोर्शन है वो तो लीज पेमेंट का पार्ट बन चुका है, जो अनगारंटीड पोर्शन है उसे आप सेपरेटली कंसीडर करेंगे। तो लेसोर का रिटर्न और लेसोर की कॉस्ट जिस रेट पे रिकंसाइल करेगी, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज अवेलेबल था। देखें हमारे पास एसेट की फेयर वैल्यू थी 80,000, तो अगर मैं इक्वेशन को रिकंसाइल करवाऊं तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 80,000 एंड 2,000 की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी, लेकिन ये लेसी की थी। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसोर की कितनी है, 0। कुछ सवाल में लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है नहीं, ये 2,000 रुपए की जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी वो लेसी की थी। तो इक्वेशन की एक साइड आ गई फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज 80,000। अब दूसरी साइड पे हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स में फॉर लेसी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि लेसी के परस्पेक्टिव से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्या होगी सर, 75,756। फिर 8,000 रुपए का अमाउंट ऐसा था जो कि लेसी ने गारंटी किया था, लेकिन चूंकि रेजिडुअल वैल्यू भी 8,000 थी और गारंटी भी 8,000 था, तो हमने लेसी की प्रेजेंट लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त 8,000 को कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अगर लेसोर के परस्पेक्टिव से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को भी कंसिडर करूं, क्योंकि लेसोर को तो ये अमाउंट भी मिलेगा ना, तो प्रेजेंट वैल्यू रेट इस सवाल में था हमारे पास 11.18%, लीज टर्म थी हमारे पास 6 साल, रेंटल्स कुछ नहीं है, और रेजिडुअल वैल्यू थी 8,000 और एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आ गया हमारे पास 42,326। अब अगर आप इन दोनों का टोटल देखें तो ये आ गया हमारे पास 79,992। फिर इसमें हम ऐड कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। 8,000 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू थी जो कि सारी की सारी गारंटी की गई थी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 0। इसका भी आप टोटल देखें तो ये आपके पास 80,000 ही बन रहा है। ऑब्वियसली कुछ थोड़ा बहुत 8 रुपए का फर्क आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, लेकिन लार्जली ये 80,000 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द लेसोर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स फॉर लेसोर। अब लेसोर के लिए लीज पेमेंट्स में लेसी से मिलने वाली पेमेंट्स भी आएंगी और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आएगी, और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 0, तो ये 80,000 बन गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के हवाले से कि एक ऐसा रेट जिसपे लेसोर का रिटर्न और कॉस्ट की एनपीवी रिकंसाइल कर रही हो। लेसोर की कॉस्ट में फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, और लेसोर के रिटर्न में लीज पेमेंट्स, और अगर कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है तो इनकी प्रेजेंट वैल्यूज आ रही होगी। तो आई होप कि ये सारी चीजें आज की क्लास में यहीं तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।